दोस्तों अफ्रीका के एक छोटे से नेशन केप वर्दे ने क्वालिफाई कर लिया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए। अभी इतनी बड़ी बात इसलिए क्योंकि दोस्तों बहुत ही छोटी सी कंट्री है वेस्ट कोस्ट ऑफ सेनेगल पे। यहाँ की पॉपुलेशन मात्र 5,25,000 है। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो 10 आइलैंड मिला के एक छोटी सी कंट्री ये फॉर्म हुई है और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री और फिशिंग की वजह से चलती है। 10 छोटे छोटे आर्किपेलागो आइलैंड्स को मिला के ये कंट्री बनाई गई है और आज मैं इनकी फुटबॉलिंग जर्नी से पहले मैं इस कंट्री का आपको कॉन्टेक्स्ट दूंगा कि क्या इस कंट्री ने फेस किया। जैसे हम बात करते हैं ना कि ये स्टोरीज इतनी ज्यादा इंस्पिरेशनल क्यों होती है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल क्यों होती है, वो समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इस कंट्री ने क्या क्या देखा है, ये कंट्री किन किन ट्राउमा से गुजरी है, क्या क्या इनकी हिस्ट्री में डार्क पीरियड्स रहे हैं, क्योंकि उसके बिना ना आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो आज का वीडियो फुटबॉल के साथ साथ थोड़ा सा हिस्ट्री ड्रिवन होने वाला है। मतलब इट्स नॉट ओनली अ स्पोर्टिंग वीडियो। आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं कंट्री की हिस्ट्री काफी ब्रीफ में बताऊंगा आपको। और ये वीडियो दोस्तों आपके लिए देखना और शेयर करना आपके दोस्तों को इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इंडिया वर्सेस सिंगापुर मैच चल रहा है एएफसी एशियन कप क्वालिफायर, जहां पर हम अपने ही होम में 2-1 से हार रहे हैं सिंगापुर से। 75 मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिनट प्लस एडेड टाइम का गेम रहता है यहां पर, जहां पे हमारे एशियन कप के क्वालिफिकेशन के लाले पड़ रहे हैं कुछ ऐसे देश जिनकी 1.25 लाख की पॉपुलेशन है। 1.25 लाख की पॉपुलेशन का मतलब आप समझते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभी इंडिया वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच हुआ था। ऐसे 4 नरेंद्र मोदी स्टेडियम आप रख दीजिए साइड बाय साइड और उनको पूरा भर दीजिए, केप वर्डे की पॉपुलेशन हो जाती है। मैं जयपुर का रहने वाला हूं, 50 लाख पॉपुलेशन है जयपुर की, तो कुछ मैं 2-3 इलाके मिला दूं ना अपने घर के आसपास के, तो 5 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी। ये देश है जिसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो क्या हम इनसे सीख सकते हैं एज इंडियन फुटबॉल, किस तरह से इन्होंने अपनी फुटबॉल को खड़ा किया और कैसे हैवी वेट्स लाइक कैमरून को बाहर करके इन्होंने अपनी जगह बनाई है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में। आज उसकी बात करेंगे। तो शुरुआत होती है इस कंट्री की 15 सेंचुरी से। 15 सेंचुरी में ना ये एकदम अनइनहेबिटेड आइलैंड था, मतलब बिल्कुल भी यहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ वाइल्ड लाइफ की ग्रोथ थी। तो इस आइलैंड पे कोई इंडिजिनियस पीपल नहीं थे। 1460s में पोर्चुगीज एक्सपीडाइटर्स आते हैं, उनको ये आइलैंड मिलता है और इस आइलैंड की ना काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी क्योंकि ये सेंट्रल जंक्शन में पड़ता है अटलांटिक ओशन के। तो ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, जो कि एक वन ऑफ द डार्केस्ट पीरियड्स माना जाता है इन ह्यूमन हिस्ट्री, तो इन सारे स्लेव्स को अफ्रीका से काबो वर्दे में लाया जाता था। यहां पे इनकी ट्रेडिंग होती थी और फिर यहां से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप वगैरह में जहां भी और जगह इनको लेके जाना होता था वहां पर ये लेके जाते थे। तो यहां से इनका ट्रेड काफी आसान हो जाता था। तो इस तरह से ये आइलैंड एग्जिस्टेंस में आया था। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसकी लोकेशन वेस्ट कोस्ट ऑफ सेनेगल पे है, तो यहां से सी रूट से आपको पूरी दुनिया भर में जाना काफी आसान पड़ता है। इनफैक्ट अगर हम कैरिबियन आइलैंड्स की बात करें तो वहां पर जो आपको इंडो कैरिबियंस दिखते हैं विद इंडियन एंसेस्ट्री, वहां पर भी इंडिया से जब स्लेव्स बना के लेके गए थे तो काबो वर्दे में इनकी इंटरमिक्सिंग हुई थी। तो आप देखते हैं ना, जैसे वेस्ट इंडीज में बहुत आपको इंडियन नेम्स देखने को मिलते हैं, हिंदू नाम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे राम नरेश सरवन, सुनील नारायण। तो इंडिया से ब्रिटिशर्स इनको लेके गए थे वहां पर और केप वर्दे में इनकी इंटरमिक्सिंग हुई थी। तो ये इस तरीके की इसकी हिस्ट्री रही है इस आइलैंड की। तो एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और एक डार्क पीरियड था इस आइलैंड की हिस्ट्री में। तो जब 19th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड खत्म हुआ और स्लेवरी अबॉलिश की गई, तो सब लोग जो रहते थे, मोस्टली जो पॉपुलेशन थी इस आइलैंड पे, वो दूसरी जगह चले गए अक्रॉस द वर्ल्ड, यूएसए, ब्राजील, लग्जमबर्ग, जमैका एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा गरीबी, इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉवर्टी हो गई थी। इस वजह से यहाँ पे कुछ करने को नहीं था, तो लोग ना बाहर माइग्रेट होने लग गए यहाँ से। लेकिन अभी भी ये एरिया ना पोर्चुगल के कंट्रोल में था। तो 1975 तक काबो वर्दे पोर्चुगल के कंट्रोल में था और बहुत मुश्किल से उनको इंडिपेंडेंस मिली पोर्चुगल से। और 1975 में जब इस देश को आज़ादी मिली तो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन तो छोड़िए, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ फ्रेंडली गेम्स खेलने तक के लिए इनके पास पैसे नहीं थे ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। तो एक न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, एक ऐसी कंट्री जहां पर कुछ नहीं है, कोई रहना नहीं चाहता, बहुत ज्यादा हार्डशिप से गुजरना पड़ा और लगभग 25 साल लग गए केप वर्दे को जस्ट एक सस्टेनेबल और एक ऐसी कंट्री बनने में जहां पे लोग कम से कम रह तो सकते हैं। तो इन सब से उभरते उभरते 25 साल लग गए।
केप वर्दे को। अब यहाँ पर 2000s का जैसे ही दौर शुरू हुआ तो ये एक चेंज लेके आता है इनके फुटबॉलिंग लैंडस्केप में। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि स्टेडियम्स तो थे लेकिन ग्रास पिचेस नहीं थे। आप सोचिए कि एक ऐसी कंट्री है जहां पर एक भी ग्रास वाला स्टेडियम आपको नहीं देखने को मिल रहा, ग्रास फील्ड है ही नहीं। मतलब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे ही नॉर्मल मिट्टियों के स्टेडियम्स में, ऐसे सड़कों पे खेल रहे हैं। कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर फैसिलिटी कुछ भी नहीं थी इस कंट्री के पास। तो ये जब नया मिलेनियम शुरू हुआ तो 2001 में केप वर्दे की रैंक थी 182। न्यू मिलेनियम फंड्स फीफा ने एलोकेट किए जो गरीब कंट्रीज थी उनको, कि भाई आप फंड्स लीजिए और अपने देश की फुटबॉल स्टैब्लिश कीजिए। तो 2011 में क्या हुआ, फीफा ने इनको $10 मिलियन डोनेट किए। गरीब कंट्रीज को फीफा देती हैं ये कि भाई आप कुछ स्टैब्लिश कीजिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए और अपनी कंट्री में ना कुछ फुटबॉल के प्रति डेवलपमेंट कीजिए। तो इन्होंने उस पैसे का बहुत अच्छा यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, अच्छी कोचिंग लेके आए और वो सब कर दिया कि एक फुटबॉल टीम हम बनाने लायक हो जाए बस। मतलब आप ये सोचिए कि ये कंट्री है जिसके पास खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। अभी कुछ साल पहले ही 30-35 साल पहले ही आज़ादी मिली है, कोई यहाँ रहना नहीं चाहता, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ करके कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी एक फुटबॉल टीम तो बन जाए जैसे तैसे। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक शख्स की जिनका नाम है अलेक्जेंडर एलाहिनो। इन्होंने इनिशिएट किया रिक्रूटमेंट प्रोसेस और डायस्पोरा बेस्ड प्लेयर्स के साथ मिलकर टीम बनानी शुरू की केप वर्दे की। तो ये लिटरली क्या करते थे, डोर टू डोर जाते थे, हर घर पे जाते थे और डोर टू डोर कैंपेनिंग करते थे कि भाई हम ऐसे ना केप वर्दे की एक फुटबॉल टीम बना रहे हैं, आप आइए खेलिए हमारे साथ, हम आपको ट्रेन करेंगे, आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ वो लोग जो केप वर्दे में पैदा हुए थे लेकिन बाहर माइग्रेट कर गए थे दूसरी कंट्रीज में, उनको भी मैसेज करते थे और मोटिवेट करते थे कि आप आइए, आप अपनी कंट्री के लिए खेलिए, आप भले ही रहते बाहर है लेकिन आप यहां आ सकते हैं, आप केप वर्दे को आपकी जरूरत है, आप आइए हमारे साथ टीम बनाने में मदद कीजिए और हम मिलके इस देश की फुटबॉल को बहुत अच्छे से चलाएंगे। और इन्होंने ये बोल दिया था कि इसके रिजल्ट्स ना आपको अभी नहीं लेकिन हो सकता है आगे आने वाले 30 या 40 साल में दिखें कि एक कल्चर अगर शुरू हो गया इस सबके चलते इस देश में फुटबॉल का, तो आप उस चीज की एक नींव डाल देंगे जिसका फायदा हमारी आगे आने वाली जनरेशन उठाएंगी। तो ये जो प्रोसेस थी ना, ये फंड्स मिलने के 10 साल पहले से शुरू हो गई थी, 2001 से ये प्रोसेस शुरू हो गई थी। तो फीफा की फंडिंग चलते इन्होंने कुछ लोकल टूर्नामेंट्स कराना शुरू किया जैसे अमिकार काब्राल कप। इसमें इन्होंने अपने साथ ही वेस्ट अफ्रीकन नेशंस जैसे टोगो, सेनेगल, मॉरिटियाना, गिनी बिसाओ, गाम्बिया वगैरह को इन्होंने इन्वाइट किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ एक कॉम्पिटिशन खेलिए जिससे हमें भी एक्सपोजर मिलेगा। तो टफ अपोनेंट्स के साथ जो ऑलरेडी सेटल्ड फुटबॉलिंग नेशंस थे ना, जो एफकॉन में भी अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं कि भाई इनको अच्छा एक्सपोजर मिले, सीखने का मौका मिले और कैसे करके ये अपनी और फुटबॉल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि 2013 में वो फाइनली पहली बार अपनी हिस्ट्री में अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं कैमरून को हरा के। कैमरून एक स्टैब्लिश्ड अफ्रीकन नेशन है। कैमरून को उन्होंने हराया जिन्होंने 8 बार लगातार एफकॉन के लिए क्वालिफाई किया था और सिर्फ इतना ही नहीं, वो उस साल एफकॉन के क्वार्टर फाइनल्स तक भी गए थे। तो एक बहुत बड़ा मोमेंट था केप वर्दे की फुटबॉलिंग हिस्ट्री के लिए। अब इनकी फुटबॉल ना इतनी रैपिडली ग्रो कर रही थी कि 2014 वर्ल्ड कप पे भी ये क्वालिफाई होने ही वाले थे। क्वालिफायर्स के लास्ट मैच डे पे इनको एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस का सामना करना पड़ा, वरना ये कंट्री 2014 का वर्ल्ड कप भी खेल लेती। उसके बाद इनकी हिस्ट्री में स्लंप आया जहां पर वो 2 अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने ना अपनी प्रोसेस नहीं छोड़ी। इन्होंने ना अपना जो फुटबॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था ना उसको कायम रखा। जिस तरीके से इनकी रिक्रूटमेंट चल रही थी, जिस तरीके से प्लेयर्स को डेवलप कर रहे थे, वो सब इन्होंने जारी रखा। वहां पर इन्होंने किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरती। अब इसी बीच क्या हुआ, $1 बिलियन का फंड फीफा फिर से एलोकेट करती है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए कि इस $1 बिलियन को ना पूरे अफ्रीका में बांटा जाए और फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए इसको यूज किया जाए। उसमें से केप वर्दे को $10 मिलियन मिलते हैं। अब ये जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि जो फीफा ने इनको $10 मिलियन दिए, इसका हिसाब तक है हमारे पास कि ये $10 मिलियन यूज कैसे हुआ। तो इसमें से $4 मिलियन का यूज हुआ नेशनल टीम के डेवलपमेंट में, 2.7 मिलियन यूज हुआ इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 2.2 मिलियन इसमें यूज हुआ एडमिनिस्ट्रेशन और कंपनसेशन के लिए, जो लोग काम कर रहे थे उनकी सैलरीज वगैरह, 0.7 मिलियन और यूज किया गया एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, 0.2 मिलियन का यूज किया गया विमेंस फुटबॉल के लिए, 0.2 मिलियन का ऑपरेशनल कॉस्ट था, और जो 4 मिलियन के नेशनल टीम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, उसमें शामिल थे 2 प्रॉपर नेशनल फुटबॉल स्टेडियम्स, एक नेशनल हेडक्वार्टर्स, एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स एनालिटिक्स सेंटर, 2 व्हीकल परचेजेस और 5 ग्रास प्लस टर्फ पिचेस, जहां पर ट्रेनिंग करके बच्चे फुटबॉल खेल सके और जो जिन्हें भी बच्चों को फुटबॉल खेलना है, जिनको ऐसे कैजुअली भी खेलना है, वो भी वहां आके खेल सकते हैं। तो ये हिसाब है इनके पास। मतलब जो 10 मिलियन अगर आप पूछेंगे ना काबो वर्दे से कि आपने कैसे यूज किया, तो ये बस $10 मिलियन से इतना सब कुछ कर दिया उन्होंने। और ज्यादा उनको मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी। जो पैसा आया उसको फुटबॉल में लगाया, यूज किया और अपने देश की एक टीम खड़ी कर दी। इसका असर ये हुआ कि जो 2023 का एफकॉन था
उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया और उसमें बहुत ही अच्छा किया उन्होंने परफॉर्म। और इस एफकॉन से एक बात स्टैब्लिश हो गई कि अब आप मिनोस की तरह नहीं देख सकते अफ्रीका के केप वर्दे को। केप वर्दे आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रॉपर फुटबॉलिंग नेशन फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। फिर आता है इनका 2026 फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन। अब ये बहुत ही ज्यादा इनके लिए अच्छे टाइम पे आया क्योंकि ये एक्सपेंडेड वर्ल्ड कप है जहां पे 48 टीमें खेल रही है, तो अफ्रीका से भी स्लॉट्स ज्यादा एलोकेट हो गए क्वालिफिकेशन के लिए। इस पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जहां पर हमने एक्सप्लेन किया अभी तक कि कौन सी टीम्स क्वालिफाई कर रही हैं, कर चुकी हैं या किनका चांस है, तो आप वो चेकआउट जरूर कर सकते हैं। तो यहां पर भी क्वालिफिकेशन के लिए इनको एक टफ ग्रुप मिला था जिसमें शामिल हैं जायंट्स जैसे कैमरून, उसके बाद अंगोला, लिबिया, मॉरिशस और एस्तावीनी। तो इनकी शुरुआत ना कुछ अच्छी नहीं हुई थी क्वालिफायर्स में। सिर्फ 3 पॉइंट मिले थे 4 मैच में और ऐसा लग रहा था कि शायद इनका सफर जो है काफी जल्दी खत्म हो जाएगा और आसार कुछ अच्छे लग नहीं रहे थे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के काबो वर्दे के। फिर नहीं एक मैच जीत जाते लिबिया से 1-0 से, ये लिबिया से एक मैच जीतते हैं। फिर वहां से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ब्लू शार्क्स इनका निकनेम है, तो ब्लू शार्क्स ने फिर पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और उसके बाद इन्होंने सबको हराया वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में, अपनी मॉरिशस, अंगोला। लेकिन सबसे टफ टेस्ट था इनका कैमरून के अगेंस्ट। भाई कैमरून के अगेंस्ट क्या करेंगे, और ये बेसिकली एक डिसाइडिंग मैच था कि भाई जो ये मैच जीतेगा कैमरून वर्सेस काबो वर्दे, वो आगे जाके डायरेक्ट क्वालिफिकेशन पालेगा फीफा वर्ल्ड कप के लिए। जहां पे 55th मिनट में हेलेस वेरोना के लिए खेलने वाले स्ट्राइकर डिलन रोका लिवरमेंटो ब्राइटन के कार्लोस बलीवा, जी हाँ वही कार्लोस बलीवा जिनकी काफी ज्यादा लिंक थी अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड से, जो अभी ब्राइटन के लिए खेल रहे हैं, उनसे बॉल छीनते हैं और आंद्रे ओनाना को बीट कर देते हैं। 1-0 स्कोर हो जाता है। फिर पूरे मैच में शानदार डिफेंडिंग करने के बाद 1-0 से मैच सी आउट कर लेते हैं। एक बहुत बड़ी विन होती है और आखिरी 2 मैचेस में सिर्फ उनको एक विन चाहिए थी टू एंश्योर उनका क्वालिफिकेशन इन द फीफा वर्ल्ड कप। और बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया। एस्तावीनी या स्विट्जरलैंड जैसा भी आप इसको बोलना चाहे, 3-0 से उनको हरा के उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन सिक्योर कर ली। और मान लीजिए कि पूरी कंट्री में जैसे पागलपन छा गया, खुशी की लहर दौड़ गई। और इसका मतलब यह था कि सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा वर्ल्ड कप बन गए वो क्वालिफाई करने वाले बाय वर्च्यू ऑफ पॉपुलेशन। जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है आइसलैंड, जिनकी लगभग 4 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, जिन्होंने 2018 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। तो बाय पॉपुलेशन सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री बन गए आफ्टर आइसलैंड। और पूरी कंट्री जैसे मान लीजिए जश्न मना रही थी, प्रेसिडेंट तक रोने लगे क्योंकि सबको पता था, जो भी इस कंट्री का सिटीजन है या जो भी इस कंट्री की फुटबॉल को ग्राउंड अप से ऊपर तक खड़ा करने में जिसने भी पार्ट प्ले किया, उन सबको पता था कि ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं है। जब काबो वर्दे क्वालिफाई हुए तो गवर्नमेंट ने ऑफ दे दिया, सारे ऑफिसेज और स्कूल्स की छुट्टी हो गई और पूरा मतलब इन्होंने सेटअप कर दिया कि भाई आज जाइए और आप जश्न मनाइए। मतलब हर जगह इन्होंने जश्न का माहौल कर दिया और पूरी मतलब कंट्री ने ना पार्टी मनाई है जब ये केप वर्दे क्वालिफाई हुई है। मतलब आई जस्ट कांट इमेजिन द सीन्स भाई, मतलब जो हुआ होगा ना उस दिन। तो ये कहानी है दोस्तों कि कैसे केप वर्दे ने क्वालिफाई किया है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर आप एक बार केप वर्दे की स्क्वाड्स देखेंगे ना, तो 26 में से 14 प्लेयर्स वो हैं जो इनकी यूथ सिस्टम से डेवलप होकर फुटबॉलर्स बने हैं, जिसमें आपके डायस्पोरा वाले प्लेयर्स भी इंक्लूड हैं और 3-4 नेचुरलाइज्ड प्लेयर्स हैं जो प्रॉपर ग्रास रूट लेवल से फुटबॉल खेल के फिर काबो वर्दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर लेवल पे। तो इन्होंने ना केवल उन प्लेयर्स को अप्रोच किया जो बाहर रह रहे हैं, पैदा यहाँ के हुए एंसेस्ट्री आके लेकिन किसी और कंट्री में रह रहे हैं, तो वो प्लेयर्स तो उन्होंने बुलाई, साथ में इन्होंने अपने प्लेयर्स भी डेवलप किए। मतलब 14 प्लेयर्स खुद के डेवलप कर दिए, 12 बाहर से मंगा लिए, तो एक मिलके टीम बना दी जो फीफा वर्ल्ड कप तक लेके चली गई इस देश को। अब अगर कुछ प्लेयर्स की बात करें केप वर्दे के जो यूरोपियन फुटबॉल में खेलते हैं, तो उनके कैप्टन और सेंटर बैक है पीको लोपेज जो शैमरॉक रोवर्स के लिए खेलते हैं आयरलैंड में। तो इनकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। टीम के जो डायरेक्टर थे टोनी अराओ, उन्होंने इनको लिंक्डइन पे अप्रोच किया था और लिंक्डइन पे इन्होंने उनका मैसेज इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्होंने पोर्चुगीज में मैसेज किया था इनको। अब इनको पोर्चुगीज आती नहीं थी, इनको इंग्लिश आती थी। तो जब उन्होंने इंग्लिश में उनको अप्रोच किया तब इनको समझ आया अच्छा ये मुझे तो फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहे काबो वर्दे के लिए, तब इन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया और इस तरीके से इनकी टीम में एंट्री हुई। और बाकी अगर आप इनके कुछ प्लेयर्स की बात करें तो इनके प्लेयर्स पोर्चुगल, टर्की, रोमेनिया वगैरह वगैरह अराउंड द यूरोपियन लीग्स कहीं ना कहीं तो खेल ही रहे हैं। इनके ग्रास रूट डेवलपमेंट का यह फायदा हुआ है कि ला लीगा जैसी लीग्स में भी इनके फुटबॉलर खेल रहे हैं। विला रियाल में लोगन कोस्टा खेल रहे हैं जो कि केबो वर्दे के ही प्लेयर है और इनके ग्रास रूट लेवल से ही उठकर आए हैं। डिलन रोका की मैंने बात करी ली है जो हेलेस वेरोना के लिए स्ट्राइकर खेल रहे हैं, वो भी इनके यूथ सिस्टम से डेवलप होके आए हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि अगर आपके पास विल है, इंटेंट है और सही लोग अगर आपका नेतृत्व कर रहे हैं ना, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं तो बात कर ही नहीं रहा हूँ ऑफ सम अदर कंट्रीज, जैसे हम कहते हैं ना कि उज्बेकिस्तान ने क्वालिफाई कर दिया, जॉर्डन ने क्वालिफाई कर दिया, जापान ने देखो अपनी फुटबॉल को कैसे डेवलप किया। मैं तो उनसे कंपैरिजन भी नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक काबो वर्दे का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मतलब एक ऐसी कंट्री जिसका 1975 तक कोई अस्तित्व नहीं था,
जहाँ पे कोई रहता नहीं था, कोई इंडिजिनियस पीपल रहते ही नहीं थे साइलेंट पे, जिसका हिस्ट्री है कि यहाँ पे स्लेव ट्रेड होता था। उस कंट्री ने कैसे अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा करके और एक फुटबॉल टीम बना दी और वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और यहाँ पे जब मैं ये वीडियो अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जस्ट फुल टाइम हो गया है सिंगापुर वर्सेस इंडिया में। अनफॉर्चुनेटली हम ये मैच हार गए हैं 2-1 से, और बहुत शर्मनाक हार है ये कि हम AFC एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। बड़ा मुश्किल हो गया, मतलब मैथमेटिकली तो पॉसिबल लग रहा है अभी भी, बट बहुत मुश्किल है कि यहाँ से हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं। तो बड़ा मतलब दुख होता है देख के कि हम बीइंग इंडिया, हमारे पास क्या कमी है। मतलब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे काबो वर्दे के, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नहीं अपने यहाँ लागू कर सकते या हमारे पास नहीं है जो इनके पास है। लेकिन बात यह है कि आपको सही लोगों को सही जगह पे लगाना पड़ेगा। अगर $10 मिलियन आपको मिले हैं तो उसका हिसाब क्या है, किस तरीके से आपने डेवलप कर दिया, ये मैंने आपको बता दिया एक एक फिगर के साथ। ये अवेलेबल है इंटरनेट पे, ये मैं कोई उनके किसी प्लेयर से बात करके थोड़ी आपको बता रहा हूँ। ये आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरी मिल जाएगी। तो क्या हम एज इंडिया इतना भी नहीं कर सकते? मतलब एशियन कप छोड़िए, मतलब आप वर्ल्ड कप छोड़िए, एशियन कप में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। बड़ा दुख होता है देख के कि जब इस तरीके की कंट्रीज क्वालिफाई करती हैं, ये सोच के कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। इनके लिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, सो हैप्पी ऐसी स्टोरीज देख के, बट दिल टूटता है कि हम में ऐसी कमी क्यों है, हम ऐसा गलत क्या कर रहे हैं। तो अगेन एक लेसन है आपके सामने, जहां पर एक दिन केप वर्डे क्वालिफाई कर रही है, वहां पे दूसरे दिन आप एशिया कप भी नहीं खेल पा रहे हो। तो बड़ा बड़ा दोस्तों दुख होता है देख के कि हमारी फुटबॉल कहाँ जा रही है। और केप वर्डे ने ये दिखाया है कि अगर आप सही से काम करते हैं ना, आप पैसा वैसा सही जगह लगा रहे हैं, अगर आपके पास इंटेंट है और जो विल है अगर आपके पास कुछ अच्छा करने के लिए, तो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हमने बना लिया इसको। मतलब 2000 तक जिस कंट्री में ग्रास पिचेस नहीं है, वो 2026 का वर्ल्ड कप खेल रहा है। आपको लगता है जैसे चीज़ें हमारे यहाँ चल रही हैं विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जहाँ पे हमारे पास एक लीग भी है, चलिए ISL अभी नहीं चल रही है, बट 10 साल से ISL चल रही थी। उसके नीचे की टियर की भी एक लीग होती है, स्टेट फुटबॉल भी होती है, सब कुछ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर है। आपको लगता है आज से 26 साल बाद, लगभग 2050 का 2054 का फीफा वर्ल्ड कप जब होगा, उसमें हम क्वालिफाई कर सकते हैं अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो? आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक कंट्री के पास विजन था, विल थी, इंटेंट थी, और उन्होंने वो करके दिखा दिया जो हमारे लिए एक सपना है और बहुत दूर का सपना है। देखते हैं क्या होता है। तो आपकी क्या राय है इस पर? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस।